Welcome to Magic Fairy Tales. एक दफा का जिक्र है, दूर कहीं बादलों, चांदनी और नीलगो पहाड़ों के पार एक निहायत हुसीन रियासत थी जिसे गुलफशां कहा जाता था। उस रियासत के महल में रात होते ही महल के बाहों में हजारों जुगनू रोशन हो जाते। रंग बिरंगी तितलियां चांदनी में उड़ती और हवा में गुलाब, चंबीली और मोतिये की खुशबू फैल जाती। उस रियासत का बादशाह निहायत फजूल खर्च और जालिम मिजाज था। उसे सोने के महल, हीरे जवाहरात और शाहाना जश्नों का बेहद शौक था। वो अपनी दौलत दिखाने के लिए हर रात महल में महफिलें सजवाता। रियाया उससे खौफ खाती थीं, मगर एक इंसान ऐसा था जिससे बादशाह सच्ची मोहब्बत करता था। वो थी उसकी मलका। मलका बेहद हसीन थी। उसके लंबे रेशमी सुनहरी बाल चांदनी की तरह चमकते थे, आंखें नीले हीरे जैसी रोशन थीं और उसके चेहरे पर हमेशा फूलों जैसी नर्म मुस्कुराहट रहती थी। एक रात जब मलका अपने रेशमी बिस्तर पर सोई हुई थी, उसी रात उसे एक अजीबो पुरस्रार ख्वाब आया। उसने देखा कि एक जादुई बाग है। वहाँ एक बहुत बड़ा सुनहरी दरख्त खड़ा है जिसकी शाखें खालिस सोने की बनी हुई हैं और उन पर चांदी के पत्ते जगमगा रहे हैं। जब हवा चलती तो वो पत्ते एक दूसरे से टकराते और यूं आवाज पैदा होती जैसे नन्हे नन्हे घंटे बज रहे हों। दरख्त के नीचे मलका सफेद चांदनी में बैठी थी। उसके इर्द गिर्द हजारों जुगनू रोशनी बिखेर रहे थे और रंगीन तितलियां खामोशी से फजा में उड़ रही थीं। अचानक दरख्त की सबसे ऊंची शाख से एक नर्म चमकता हुआ गुलाब टूटकर सीधा मलका की गोद में आ गिरा। वो गुलाब हल्के गुलाबी रंग का था और उसमें से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे पूरी बहार उसमें कैद हो। मलका ने हैरत से वो गुलाब अपने हाथों में उठाया। जैसे ही उसने फूल को छुआ, चांद की रोशनी और ज्यादा रोशन हो गई। जुगनू आसमान तक उड़ने लगे और हवा में गुलाब की खुशबू फैल गई। अचानक मलका की आंख खुल गई। वो अपने महल के कमरे में थी, मगर हैरत की बात ये थी कि उसके हाथों से अब भी गुलाब की खुशबू आ रही थी। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था, जैसे किसी ने ताज़ा फूल बिखेर दिए हों। चंद महीनों बाद महल में एक निहायत खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। उसकी जिल्द गुलाब की पंखड़ियों जैसी नरम, होंठ हल्के गुलाबी और आंखें चांदनी जैसी रोशन थीं। जब वो पहली बार मुस्कुराई तो महल के बाग में बंद कलियां खुद ब खुद खुल गईं। उस नन्ही शहजादी का नाम रखा गया शहजादी महिरा। कुछ अरसा बाद एक रात मलका फिर अपने चमकते महल में सोई हुई थी। बाहर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ गिर रही थी। चांद की सफेद रोशनी बर्फ पर पड़कर हर तरफ चांदी जैसी चमक बिखेर रही थी। उसी रात मलका ने एक और पुरस्रार ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो नरम बर्फ के दरमियान बैठी है। इर्द गिर्द बर्फानी दरख्त खड़े हैं जिनकी शाखों पर बर्फ के हीरे चमक रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है और सफेद जुगनू बर्फ के ऊपर रोशनी बिखेर रहे हैं। अचानक बर्फानी धुंध में से एक बहुत बड़ा सफेद रैच नमूदार हुआ। उसकी नीली आंखें चांद की तरह चमक रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता मलका के करीब आया और अपने पंजे में पकड़ा हुआ एक नीला गुलाब मलका की तरफ बढ़ा दिया। मलका ने हैरत से वो गुलाब लिया। जैसे ही उसने उसकी खुशबू महसूस की, नीली रोशनी हर तरफ फैल गई और ठंडी मीठी खुशबू से पूरी फजा महक उठी। अचानक मलका की आंख खुल गई। उसका कमरा फिर उसी खुशबू से भरा हुआ था, ऐसी खुशबू जैसे बर्फानी फूल अभी अभी खुले हों। चंद महीनों बाद मलका ने एक और शहजादी को जन्म दिया। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, बाल चांदी जैसे नरम और उसके चेहरे पर ठंडी चांदनी जैसी चमक थी। महल में खुशियां मनाई गईं और उस शहजादी का नाम रखा गया ईज़ल। कुछ अरसा बाद एक रात मलका ने फिर एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो चांदनी रात में एक सुनहरी कश्ती पर बैठी नीलगो समंदर का सफर कर रही है। समंदर का पानी हीरे की तरह चमक रहा है। लहरें नर्म मौसीकी जैसी आवाज पैदा कर रही हैं और आसमान पर हजारों तारे जगमगा रहे हैं। दूर दूर तक रंगीन जेलीफिश और रोशन मछलियां पानी में तैर रही हैं। अचानक समंदर की गहराइयों से एक खूबसूरत चमकती हुई मछली पानी से बाहर आई। उसके सुनहरी पंख चांदनी में चमक रहे थे। वो तैरती हुई मलका के करीब आई और अपने मुंह में पकड़ा हुआ सब्ज रंग का गुलाब मलका की गोद में रख गई। जैसे ही मलका ने उस गुलाब को हाथ लगाया, ठंडी खुशबू हवा में फैल गई। समंदर की लहरें सब्ज रोशनी से चमकने लगी और कश्ती के गिर्द हजारों जुगनू सितारों की तरह उड़ने लगे। अचानक मलका की आंख खुल गई। पूरा कमरा फिर एक नई खुशबू से महक रहा था, जैसे बारिश के बाद खुले बाग की खुशबू हो। कुछ अरसे बाद मलका ने तीसरी शहजादी को जन्म दिया। उसकी आंखें जमुरद जैसी सब्ज थीं, बाल
नर्म सियाह रेशम जैसे और उसके चेहरे पर समंदर जैसी ठंडी चमक थी। बादशाह ने पूरे महल को सब्ज और सुनहरी फूलों से सजा दिया और उस नन्ही शहजादी का नाम रखा गया मीरल। वक्त तेजी से गुजर रहा था। माहिरा, ईज़ल और मिरल अब बड़ी हो चुकी थीं। एक 17 साल की, दूसरी 16 की और तीसरी 15 साल की थीं। तीनों शहजादियां बेमिसाल खूबसूरती की मालिक थीं, मगर हुस्न के साथ साथ कुदरत ने उन्हें अनोखे हुनर भी अता किए थे। माहिरा को लिबास डिजाइन करने का शौक था। वो रेशम, मोतियों और सुनहरी धागों से ऐसे शाही लिबास तैयार करती कि देखने वाले हैरान रह जाते। उसके बनाए हुए मलबूसात पूरे मुल्क में मशहूर थे। ईज़ल के हाथों में जैसे जादू था। वो मिट्टी से गुड़िया बनाती तो वो इतनी खूबसूरत और जानदार लगती कि यूं महसूस होता जैसे अभी बोल उठेंगी। लोग दूर दूर से उसकी बनाई हुई गुड़ियां देखने आते थे और मिरल को पौधों और फूलों से खास मोहब्बत थी। वो जहाँ कोई बीज बोती वहाँ चंद ही लम्हों में नन्हा सा पौधा निकल आता, फिर देखते ही देखते वो दरख्त बन जाता और उस पर रंग बिरंगे फूल खुल उठते। लोग कहते थे कि तीनों शहजादियां सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि जादुई सलाहियतों की भी मालिक हैं। सुना है शहजादियों के हाथों में जादू है। हाँ, सारी सल्तनत उन्हीं के चर्चे करती है। वाह! माहिरा के चेहरे पर गुलाबों जैसी नरमी थी। एजिल की नीली आंखें बर्फानी चांदनी की तरह चमकती थीं, जबकि मिराल की सब्ज आंखों में समंदर जैसी गहराई थी। जब तीनों महल के बाग में साथ चलती थीं, तो लोग कहते थे जैसे बहार, बर्फ और समंदर एक साथ जमीन पर उतर आए हों। मगर फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मलका ने ख्वाब देखा कि वो एक सुनसान और खौफनाक खंडर की तरफ जा रही है। आसमान सियाह बादलों से भरा हुआ था। टूटी दीवारों पर खुश्क बीलें लिपटी थी और हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवा में जलती लकड़ी और धुएं की बू फैली हुई थी। मलका डरते डरते उस खंडर के अंदर गई। अचानक अंधेरे में से एक काला कबूतर उसके सामने आकर बैठ गया। उसकी सुर्ख आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने अपनी चोंच में पकड़ा हुआ काला गुलाब मलका की तरफ बढ़ा दिया। एक ऐसा गुलाब जो धुएं की तरह सियाह था। मलका ने कांपते हाथों से वो गुलाब पकड़ा। जैसे ही उसने उसे सूंघने के लिए अपने चेहरे के करीब किया, गुलाब के कांटों ने उसके हाथ जख्मी कर दिए। खून की नन्ही बूंदें उसकी हथेली पर गिरने लगी। इसी लम्हे मलका चीख कर जाग उठी। उसने हाँपते हुए अपने बिस्तर की तरफ देखा और खौफ से उसका रंग उड़ गया। सफेद बिस्तर पर वाकई काले कबूतर के पर पड़े थे। कमरे में सियाह धुआं फैल रहा था और उसमें से ऐसी जानलेवा बू आ रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कुछ अरसे बाद महल में एक बच्चे की पैदाइश हुई, मगर जैसे ही दाई ने बच्चे को देखा, पूरा कमरा खामोश हो गया। वो बच्चा सियाह रंगत वाला था। उसके घने घुंघरियाले बाल थे और उसकी आंखों में अजीब सी खौफनाक चमक थी। महल में खिसर फिसर शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि जिस शाही खानदान के हुस्न की मिसालें दी जाती थीं, वहाँ ऐसा बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। शहर में अफवाहें फैलने लगी। लोग मलका के किरदार पर सवाल उठाने लगे। कुछ कहते शायद ये बच्चा कहीं से लाया गया है और कुछ कहते इस बार भी शहजादी पैदा हुई थी, मगर उसे छुपाकर ये बच्चा बदल दिया गया। बादशाह शदीद गुस्से में था। उसने फौरन मलका को अपने दरबार में बुलवाया। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा था। ये बच्चा कौन है? ये हमारे शाही खानदान जैसा क्यों नहीं लगता? जवाब दो, जवाब दो। ये हमारा शहजादा है। ये हमारी औलाद है। मैं सच कह रही हूँ। कभी सुना है कि कबूतर के अंडे से कौवा निकल आया हो? ये कैसे मुमकिन है कि शाही खानदान की औलाद ऐसी हो? मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। मैं कैसे मान लूं? 17 साल बाद मेरे घर ये कैसा बच्चा पैदा हुआ है जो ना मुझसे मिलता है ना मलका से। मगर बादशाह उसकी एक बात मानने को तैयार न था। मलका और उस नन्हे शहजादे को फौरन महल से निकालकर एक पुराने वीरान मीनार में कैद कर दिया गया। वो मीनार शहर से दूर एक खौफनाक खंडर के पास था, जहाँ रात को चमगादड़ें उड़ती थीं और हवा में हमेशा नमी और अंधेरे की बू रहती थी। तीनों शहजादियां अपनी माँ से लिपट लिपट कर बहुत रोएं। माहिरा की आंखें आंसुओं से भर गईं। ईज़ल चीख चीख कर अपने वालिद से रहम की भीख मांगती रही, जबकि मिराल अपनी माँ का हाथ पकड़े कांपती रही। मगर बादशाह का दिल अब पत्थर बन चुका था।
उसने एक बार भी पीछे मुड़कर ना देखा। शहजादियां महल में तो रह गईं, मगर अब वो शाही बेटियां नहीं बल्कि नौकरों के रहमो करम पर थीं। उनके कीमती कमरे छीन लिए गए, शाही लिबास खत्म कर दिए गए और महल के लोग भी उनसे नजरें चराने लगे। इधर बादशाह ने खुद को रक्स, शराब और रंगीन महफिलों में डबो दिया। हर रात महल में रक्कासाएं आती, सुनहरी फानूस रोशन होते और दौलत पानी की तरह बहाई जाती। मगर जल्द ही शाही खजाने खाली होने लगे। एक दिन वजीर ने झुककर बादशाह से कहा, जहां पनाह, खजाने तेजी से खाली होते जा रहे हैं, मगर मैं एक हल लेकर आया हूं। कहो, इजाजत है। जहां पनाह, एक दौलतमंद बेवा बड़े खजाने की मालिक है। अगर हुक्म हो तो उसे महल में बुलाया जा सकता है। बादशाह ने फौरन उस औरत को शादी का पैगाम भिजवा दिया। कुछ ही दिनों बाद रईसा अपनी बेटी के साथ महल में दाखिल हुई। कहते हैं उसके जहेज के साथ 1000 हाथी सोना, हीरे, चांदी और खजाने भर कर लाए थे। खाली खजाने दोबारा भर गए, महल फिर जगमगाने लगा और बादशाह रईसा के हुस्न और दौलत में खो गया। मगर उस औरत के दिल में जहर भरा हुआ था। महल में कदम रखते ही उसने बादशाह से कहा, ब्यूटीफुल। आप सल्तनत के मामलात देखिए, महल के अंदरूनी मामलात मैं संभाल लूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बादशाह ने बगैर सोचे सब इख्तियार उसे दे दिया और फिर रईसा ने अपनी असलियत दिखा दी। उसने आते ही तीनों शहजादियों को महल से निकलवा दिया। सिपाहियों ने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और घने सुनसान जंगल के किनारे छोड़ आए। शहजादियों, हमें हुक्म मिला था कि आपको यहाँ तक पहुँचा दें। अब हमें वापस जाना होगा। जंगल सुनसान था। ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान को छू रहे थे। ठंडी हवा शाखों से कराकर खौफनाक सरगोशियां पैदा कर रही थीं और दूर कहीं भेड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। चांद की मध्यम रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंच पा रही थी। तीनों शहजादियां एक दूसरे से लिपटी बैठी थीं। उनके शाही लिबास मिट्टी से भर चुके थे। आंखें रोते रोते सुर्ख हो गई थीं और उनके दिल खौफ से भरे हुए थे। वो बार बार आसमान की तरफ देखकर खामोश दुआएं मांग रही थीं। माहिरा को अपनी माँ की याद शिद्दत से सता रही थी। ईजल हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद खौफजदा होती जा रही थी, जबकि मिरल खामोशी से अपने आंसू पूंछते हुए हिम्मत जमा करने की कोशिश कर रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। ये आवाज सुनते ही तीनों बहनें खौफ से एक दूसरे के और करीब हो गईं। चंद लम्हों बाद अंधेरे में से एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। उसके सफेद बिखरे हुए बाल थे, कंधों पर पुरानी शाल पड़ी थी और हाथ में एक टेढ़ी लकड़ी की छड़ी थी, मगर उसकी आंखों में एक पुरस्रार चमक छलक रही थी। बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आई और उन्हें गौर से देखने लगी। फिर उसने इर्द गिर्द फैले हुए तारीक जंगल पर नजर दौड़ाई, जहाँ हर तरफ खौफ और खामोशी का राज था। वो जानती थी कि ये जंगल कितना खतरनाक है और यहाँ आने वाले बहुत कम लोग दोबारा अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। तीनों शहजादियों की बेबसी देखकर उसके लहजे में नरमी आ गई। उसने उन्हें अपने साथ चलने की पेशकश की। बेटियों, ये जंगल रात के वक्त महफूज नहीं। अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मेरा एक छोटा सा घर करीब ही है। खौफनाक जंगल में ये पेशकश उनके लिए उम्मीद की एक नन्ही सी किरण बन गई। लिहाजा कुछ हिचकिचाहट और खौफ के बावजूद वो बूढ़ी औरत के पीछे चल पड़ी, बेखबर कि उनकी किस्मत उन्हें किस नए राज की तरफ ले जा रही है। जैसे ही तीनों शहजादियां उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुईं, अचानक सुनहरी धागे जमीन से निकले और उनके हाथों, पैरों और कमरों से लिपट गए। उसी लम्हे बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज अब ड्राउनी हो चुकी थी। अब तुम तीनों मेरी गुलाम हो। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। तुम कभी भी इस जंगल से भाग नहीं सकोगी। ये जादुई सुनहरी धागे तुम्हें हमेशा कैद रखेंगे। तब शहजादियों को मालूम हुआ कि वो कोई आम बुढ़िया नहीं बल्कि एक खतरनाक जादूगरनी थी।
उसने तीनों बहनों से सख्त काम लेना शुरू कर दिया। मिरल सब्जियां उगाती, उन्हें पानी देती और बाग का ख्याल रखती। ईजल बावर्ची खाने में सारा दिन खाना पकाती और बर्तन संभालती, जबकि माहिरा झोपड़ी की सफाई करती, झाड़ू लगाती, गिर्द साफ करती और हर चीज चमकाती। और जो थोड़ा वक्त बचता उसमें जादूगरनी उन्हें चुरखे पर सोत काटने बिठा देती। तीनों शहजादियां दिन रात सोत काटती और वो सोत जादू से सुनहरी धागों में बदल जाता। जादूगरनी वो धागे शाही महल भिजवाती, जहां उनसे शाही कालीन और कीमती लिबास तैयार किए जाते। कई बार शहजादियों ने जंगल से भागने की कोशिश की, मगर वो जंगल जादुई था। वो जितना आगे जाती रास्ते उतने ही बदल जाते, और जब भी वो भागने की कोशिश करती सुनहरी जादुई धागे उनके जिस्मों से लिपट कर उन्हें दोबारा कैद कर लेते। एक दिन जादूगरनी सुनहरी धागे बेचने शाही महल गई हुई थी। तीनों शहजादियां पहली बार झोपड़ी के बाहर सुकून से बैठी थीं। ठंडी हवा चल रही थी और दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। अचानक दूर से घोड़े के दौड़ने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद एक निहायत हुसीन शहजादा वहां आ पहुंचा। उसने स्याह शाही लिबास पहना हुआ था, कंधों पर नीला लिबादा था और उसकी आंखें चमकते तारों जैसी थीं। मगर सबसे अजीब बात उसका घोड़ा था। वो आम घोड़ा नहीं था, वो बातें कर सकता था। घोड़े ने शहजादे से आहिस्ता कहा, शहजादे, मुझे यहाँ खतरनाक जादू की बो आ रही है। शहजादा हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी नजर तीनों शहजादियों पर पड़ी और वो चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। शहजादे ने घोड़े से नीचे उतरकर बताया, मैं करीबी सल्तनत का शहजादा हूँ। मैं जंगल के सफर से बहुत थक गया हूँ। क्या मुझे कुछ पानी या खाने को मिल सकता है? ये सुनकर माहिरा फौरन मिट्टी के घड़े से पानी ले आई। उसने अपने हाथों से शहजादे और उसके घोड़े को पानी पिलाया। फिर वो परेशान होकर बोली, जितना जल्दी मुमकिन हो यहाँ से चले जाओ, ये जादुई जंगल है। शहजादा हैरान हुआ, मगर उसकी नजरें बार बार महिरा की आंखों पर जा ठहरी। उन आंखों में अजीब सी उदासी और खूबसूरती थी। आखिर वो वहाँ से चला तो गया, मगर जाते हुए उसके दिल में सिर्फ महिरा की आंखें रह गईं। महिरा एक दिन चरखे पर सोत काटते हुए खामोशी से सुनहरी धागों का एक शाहकार तख्लीक करने लगी। बज़ाहिर वो एक खूबसूरत शाही कालीन था, मगर उसके दिल में उम्मीद की एक कर्न अभी बाकी थी। इसी उम्मीद के सहारे उसने कालीन के दिलकश नक्शो निगार में एक खुफिया पैगाम बुन दिया। सुनहरी तारों के दरमियान छुपा वो पैगाम उनकी कैद और मदद की फरियाद बयान कर रहा था। जब कालीन तैयार हो गया तो महिरा ने बड़ी होशियारी से जादूगरनी को यकीन दिलाया कि नौजवान बादशाह सलमान को ऐसे शाहिर कालीन बेहद पसंद हैं और ये कालीन यकीनन अच्छे दामों फरोख्त हो जाएगा। लालची जादूगरनी इस बात से बहुत खुश हुई और अगले ही दिन कालीन उठाकर शाही महल जा पहुंची। जैसे ही कालीन बादशाह सलमान के सामने खोला गया, उसकी नजर फौरन सुनहरी धागों में छुपे पैगाम पर जा ठहरी। वो एक ही लम्हे में समझ गया कि ये मदद की पुकार महिरा की तरफ से आई है। उसने फौरन जादूगरनी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इसे फौरन गिरफ्तार कर लो, ये एक जादूगरनी है। खौफ और घबराहट के आलम में जादूगरनी ने आखिरकार राज अगल दिया कि उसकी झोपड़ी के पीछे 3 जादुई पहाड़ मौजूद हैं, एक सोने का, एक चांदी का और एक हीरों का। शहजादियों तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक सही इंतखाब के जरिए ही मुमकिन था, जबकि गलत इंतखाब हमेशा की कैद का सबब बन सकता था। ये जानते ही बादशाह सलमान जादुई जंगल की तरफ रवाना हो गया। तीनों पहाड़ उसके सामने इस्तादा थे। उसने गौर व फिक्र किया और महसूस किया कि हीरों का पहाड़ लालच की अलामत है, चांदी कमजोर सोच की, जबकि सोना तवाजुन, हिकमत और एतदाल की निशानी है। यही सोचकर उसने सोने वाले पहाड़ का इंतखाब किया। जो ही उसका कदम सोने के पहाड़ पर पड़ा, पूरा जंगल लरज उठा। जोरदार धमाकों की आवाजें गूंजने लगी, दरख्त झूमने लगे, जादुई धुआं आसमान में तहलील होने लगा और सुनहरी बंधन एक एक करके टूटने लगे। चंद ही लम्हों में जादूगरनी का बरसों पुराना जादू खत्म हो गया और तीनों शहजादियां आजाद हो गईं। हम आजाद हो गए, आखिरकार जादू टूट गया। अल्लाह का शुक्र है। शहजादे, आपने हमें बचा लिया। हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। अगर आप ना आते तो हम कभी आजाद ना हो पाते।
اب آپ سب محفوظ ہیں۔ آزادی ملتے ہی ماہیرہ اور اس کی بہنوں نے اپنی ماں کو یاد کیا۔ ان کے دل میں سب سے پہلی خواہش یہی جاگی کہ ملکہ کو بھی قید سے نجات دلائی جائے۔ چنانچہ سب لوگ اس پرانے مینار کی طرف روانہ ہوئے جہاں برسوں پہلے ملکہ اور ننھے شہزادے کو قید کر دیا گیا تھا۔ جب مینار کا بھاری دروازہ کھولا گیا تو اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ملکہ کمزور اور ناتواں ہو چکی تھی، لیکن اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ ننھا کالا شہزادہ بھی اب جوان ہو چکا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں غیر معمولی دانائی اور وقار جھلک رہا تھا۔ سب لوگ واپس محل پہنچے تو ایک اور حیران کن منظر ان کا منتظر تھا۔ بادشاہ شدید بیماری کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کی طاقت، غرور اور شان و شوکت سب ختم ہو چکی تھی۔ چہرہ بگڑ چکا تھا اور جسم کمزوری سے نڈھال تھا۔ قدرت نے اسے اس کی غلطیوں کی سزا دے دی تھی۔ اسی دوران رئیسہ اور اس کی بیٹی بھی محل چھوڑنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ دولت کی لالچ میں کی گئی اس شادی کا انجام بھی تلخ ثابت ہوا۔ وہ اپنا خزانہ سمیٹ کر محل سے رخصت ہو گئیں اور بیمار بادشاہ کو اس کے حال پر چھوڑ گئیں۔ اپنی تنہائی، بیماری اور پچھتاوے کے عالم میں بادشاہ کو اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ اس نے ملکہ اور اپنی بیٹیوں سے معافی مانگی۔ نرم دل ملکہ نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس کے دل میں نفرت کے بجائے رحم اور محبت باقی تھی۔ کچھ عرصے بعد پورے ملک میں خوشیوں کی بہار لوٹ آئی۔ جشن منائے گئے، محل دوبارہ آباد ہو گیا اور ماہرہ کی شادی نوجوان بادشاہ سلمان سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ انجام پائی۔ دوسری طرف کالا شہزادہ، جو اب شہزادہ بلال کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اپنی غیر معمولی عقل، علم اور انصاف پسندی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ایک عظیم، عادل اور رحم دل بادشاہ ثابت ہوا، جس کے دور میں کبھی کسی کمزور پر ظلم نہ ہونے پایا۔ یوں گلابوں کی خوشبو، جگنوؤں کی روشنی اور چاندنی میں نہائی ہوئی اس خوبصورت سلطنت میں دوبارہ امن، محبت اور خوشیاں لوٹ آئیں اور سب لوگ ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔